We're starting with number 15. Students, we have done certain questions ना वहाँ पे some property was used for business purpose. I think ऐसा 2 question किया था. At that stage I said कि property if it is used for own business will be covered under income from business and profession. Because of that reason condition था ना start में 3. There must be some building, land appurtenant, property must be owned by the assessee and property should not be used for own business profession. खुद का प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस के लिए यूज़ करोगे तो इट इज़ कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट गेन्स बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. देन स्टूडेंट्स ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे हमारे सामने. देन व्हाट आई डिड, आई इग्नोर्ड इट. आई सेड इट विल बी कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और कोई उसका डिस्कशन देन किया ही नहीं. ओके, नाउ टुडे, नाउ एज ऑफ टुडे, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, 2 क्वेश्चन करेंगे नंबर 15 एंड 16 वे प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस पर्पस. तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ तो अंडर बिजनेस प्रोफेशन व्हाट हैपन्स, कैसे कैलकुलेशंस होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो वी स्टार्ट विथ नंबर 15. मिस्टर दत्त, ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी एट चेन्नई, हैविंग 4 इंडिपेंडेंट यूनिट्स. प्रॉपर्टी एक ही है, उसमें 4 डिफरेंट यूनिट्स हैं. आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक ही बिल्डिंग है उसमें 4 डिफरेंट शॉप्स हैं, या एक ही बिल्डिंग है उसमें 4 डिफरेंट फ्लैट्स हैं. ओके, 4 इंडिपेंडेंट यूनिट्स. प्रॉपर्टी एक है, 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है. दैट वे यू कैन टेक इट. कंप्यूट टैक्सेबल इनकम. व्हाट इज टैक्सेबल इनकम? ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80, उसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम. म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये हमको दिया है. Interest on funds borrowed for construction of property 1 lakh. Interest on funds borrowed for repairs of property for current year 80,000. Penal interest मतलब स्टूडेंट्स एक तरह से आपको पेनल्टी है. ये पेनल्टी क्यों है? पेनल इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक फॉर लेट पेमेंट. ओके, दिस इज नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड स्टूडेंट्स. ओके, ऐसा इंटरेस्ट आपको डिडक्ट करने नहीं मिलता है, ध्यान रखना. पेनल इंटरेस्ट मतलब EMI हम लोग पे करते हैं ना व्हेन वी टेक अ लोन फ्रॉम बैंक, अ हाउसिंग लोन, वेदर फॉर ए कमर्शियल प्रॉपर्टी और फॉर ए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. व्हाट हैपेंस व्हेन वी रीपे बैक, वी पे इट इन इंस्टॉलमेंट विच इज कॉल्ड एज EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. ठीक है, तो जब आप लेट कभी बाई चांस कोई EMI आप स्किप कर गए स्टूडेंट्स, आपने पे नहीं किया, सो बैंक क्या करती है, आपको पेनल्टी चार्ज करती है स्टूडेंट्स. सो दैट पेनल्टी इज नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड स्टूडेंट्स. ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होगा जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं स्टूडेंट्स. सिंपल इंटरेस्ट कैन बी डिडक्टेड इफ इट्स ए कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट चार्ज ऑन इंटरेस्ट एंड इट इज यूजुअली फॉर लेट पेमेंट. तो ऐसा इंटरेस्ट में डिडक्ट करने नहीं मिलता स्टूडेंट्स. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, हमारे फॉर्मेट में कोई फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नाम की चीज़ नहीं थी. ग्राउंड रेंट भी नहीं, लैंड रेवेन्यू भी नहीं, वाइट वॉशिंग भी नहीं, कलेक्शन चार्जेस भी नहीं, सिक्योरिटी चार्जेस भी नहीं, डेप्रिसिएशन भी नहीं. एज फार एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कंसर्न वी हैव जस्ट 3 डिडक्शन स्टूडेंट्स. 3 एक्सपेंस मिलते हैं. एक म्यूनिसिपल टैक्स, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 30% फिक्स है NAB का, एंड लास्ट इंटरेस्ट. Either it can be for pre-construction, pre-acquisition period or it can be for current year. Okay students, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में उसका 2 लाख और 30,000 का लिमिट है. बाकी किसी प्रॉपर्टी में लिमिट भी नहीं है इंटरेस्ट का. नाउ सी नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी. यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 इज ऑल्सो सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस. प्रॉपर्टी एक ही है, उसको आप ऐसा समझ सकते हैं 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 भाग में उसको डिवाइड किया है स्टूडेंट्स. दैट्स इट ना. ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी एट चेन्नई हैविंग 4 इंडिपेंडेंट यूनिट्स. 4 फ्लोर समझो उसको. ओके, 4 डिफरेंट यूनिट्स हैं. तो यूनिट 1 और यूनिट 2 ना, ओनर मिस्टर दत्त है ना, उसमें खुद रहता है सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस. सो इट बिकम्स अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. इट इज नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस, फॉर रेसिडेंस. और इनकम टैक्स आपको अलाउ करता है स्टूडेंट्स. मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड. 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो देखो लास्ट वीडियो में मैंने वो किया था कि इफ़ यू हैव मोर देन 2 प्रॉपर्टीज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, सो फर्स्ट वी स्टार्ट कि सबको सेल्फ ऑक्यूपाइड समझो, कैलकुलेशन करो. देन सबको डीम लेट आउट है वैसा समझो एंड कैलकुलेशन करो. देन स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इफ़ यू ट्राई टू रिकलेक्ट स्टूडेंट्स. ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड है. व्हाट हैपन्स विद द थर्ड? थर्ड इज ऑल्सो सेल्फ ऑक्यूपाइड बट इट इज़ फॉर बिजनेस.
तो स्टूडेंट्स बिजनेस के लिए जो प्रॉपर्टी है ऑक्यूपाई की जाती है, खुद का प्रॉपर्टी, यू आर रनिंग योर बिजनेस और प्रोफेशन फ्रॉम ओवर देयर, सो इन दैट केस दिस यूनिट 3 विल बी कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। फोर्थ यूनिट क्लियरली लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस। एक बार लेट आउट आया ना स्टूडेंट्स, लेट आउट मतलब आपने किराए पे दिया है, फिर आपने बिजनेस के लिए दिया उसको या किसी को रहने के लिए दिया, इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, बस वो लेट आउट है, आपने बिजनेस दे दिया आपने किराए पे। हाँ, इट कैन बी वेकेंट लेट आउट, ऐसा हो सकता है एक महीना टेनेंट ने भाड़ा, सॉरी एक महीना प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट, 2 months वर लॉक्ड आउट, 3 months प्रॉपर्टी लॉक था, सो यू कैन सेड इज वेकेंट लेट आउट। बट अभी तक तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। दे हैव सेड nature of occupancy, property 1, unit 1, unit 2 self occupied for residence, unit 3 self occupied for business, so it will be covered under business profession, unit 4 let out property है, भले वो business के लिए हो, residence हो, doesn't make any difference। हाँ, वो vacant let out हो सकता है अगर आपको कोई tenant नहीं मिला, महीना 2 महीना 4 महीना साल में अगर खाली थी तो। ओके, एक्चुअल रेंट पर मंथ आपको इसका दिया है 50,000। ओके, हिज बिजनेस इनकम बिफोर अलाउिंग, बिफोर लिखा है स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान देना, बिफोर अलाउिंग फॉर एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट 3, यूनिट 3 मतलब ये बिजनेस वाली यूनिट की बात कर रहा है, 5 लाख, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारे लिए नया पॉइंट है। ही मेड द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, पेंशन फंड ऑफ LIC, ये 80CCC में आता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पेरेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C में आता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर वाइफ 25,000 सम एश्योर्ड 1 लाख 80C में आता है, मेडिक्लेम प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ 80D में आता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर हिमसेल्फ ये भी 80D में होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये लास्ट वाला जो ना पैरा, यही मेड फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन, ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 की बात कर रहा है। पहले हम इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। देव सेड कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम मतलब अगर सैलरी है तो वो लिखो, हाउस प्रॉपर्टी है इनकम तो वो भी लिखो, बिजनेस प्रोफेशन इनकम है तो वो भी लिखो, कैपिटल गेन्स है तो वो भी लिखो, अदर सोर्सेज है तो वो भी लिखो, दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्म टैक्सेबल इनकम। और लास्ट में डिडक्शन लिखना सेक्शन 80 का, तो हाउस प्रॉपर्टी है पक्का, है ना स्टूडेंट्स। और एक बिजनेस इनकम क्यों है मैं बताऊंगा। एक तो पहला रीजन क्या है कि एक प्रॉपर्टी आपने बिजनेस के लिए यूज किया है, उसका इनकम कैसे कैलकुलेट करना, टुडे विल लर्न दैट, कि उसका क्या एक्चुअली इनकम नहीं, उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, विल लर्न दैट। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन से, नंबर 15। ओके, पहले हम सिर्फ 2 प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स। एक क्योंकि 3 प्रॉपर्टी ना, आई एम सॉरी 3 प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं। हम लोग स्टूडेंट्स फर्स्ट आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा जो भी नाम दिया है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, लीगल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, वो कंपलसरी है, कभी इग्नोर मत करना। ओके, नाउ विल स्टार्ट। कितने यूनिट हैं, यूनिट 1 2 3 4, यूनिट 1 एंड 2 वर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो स्टूडेंट्स हम लोग पहले यूनिट 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, और वी नो दैट उसका हमें नेचर पता है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है स्टूडेंट्स, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। सो आई एम स्टार्टिंग विथ Unit 1. I know it is SOP, self-occupied. So gross annual value, इसका हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, nil, less municipal tax. We have discussed self-occupied property, municipal tax दिया भी होगा तो never recorded, so nil. Next, net annual value, zero minus zero is obviously zero, less। हाँ, अब खाली आप इंटरेस्ट ढूंढ लो, अगर इंटरेस्ट दिया है तो वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं और स्लाइड जब तक ऐड कर लूँ। इंटरेस्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट है कि नहीं था इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स देखो, इंटरेस्ट ऑन फंड्स बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, प्रॉपर्टी।
ऐसा नहीं बोल रहा है सिर्फ यूनिट 1 का, यूनिट 2 का, यूनिट 3 का, यूनिट 4 का, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड दैट वे। प्रॉपर्टी मतलब चारों यूनिट, ये प्रॉपर्टी में चारों यूनिट आती ना, प्रॉपर्टी हैज़ 4 independent units. So when this is an interest on funds borrowed for construction of property, students, so they are talking about entire property, मतलब यूनिट 1 2 3 4, तो चारों का आपने 1 लाख पे किया है स्टूडेंट। सेम वे इंटरेस्ट ऑन फंड्स बोरोड फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी फॉर करंट ईयर 80,000, दिस इज नॉट ओनली फॉर यूनिट 1 2 3 और 4, इट इज़ फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी, बट मुझे एक एक यूनिट का अलग चाहिए। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, सब दोनों को डिवाइड बाई 4 कर लो तो आपको आंसर आ जाएगा एक यूनिट का कितना है। ओके, so we'll record here, so interest, जिसको एक तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट स्टूडेंट्स, वो 1 लाख दिया है मुझे, अपॉन 4 करेंगे तो विल गेट 25,000। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स, वो आपको 80,000 दिया है, बट स्टूडेंट्स अगेन ये पूरा प्रॉपर्टी के लिए दिया है, सो 80,000 अपॉन 4 करेंगे तो 20,000। ओके स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लिमिट कितना होता है कंस्ट्रक्शन का? 2 लाख, तो ये तो 25 है। मैक्सिमम लिमिट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रिपेयर्स का कितना होता है? 30, सो दोनों विद इन द लिमिट है। तो स्टूडेंट्स 0 - 25 - 20 करोगे तो आपका नेगेटिव इनकम होगा 45,000। ठीक है, सेम वे यूनिट 2 कर लेते हैं स्टूडेंट्स, वो भी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। यूनिट 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस उन्होंने कहा था, तो स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली नेट एनुअल वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि उसका जीएवी तो हमेशा नील होता है ना, सॉरी, नेट एनुअल वैल्यू नील लेस, आपको अगेन इंटरेस्ट मिलेगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अगेन स्टूडेंट्स उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, एंड इंटरेस्ट एंड लोन फॉर रिपेयर्स, तो सेम आंसर आएगा। एट्टी डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 20 होगा। So this will be 45,000 again. एंड इफ़ यू रिमेंबर, दोनों प्रॉपर्टी का लॉस जो है ना 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने वो 5 प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सॉल्व किया था, एट दैट टाइम एक्सप्लेन। ऐसा भी समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट टोटल, ये दोनों इंटरेस्ट का टोटल 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगेन दिस 2 प्री कंस्ट्रक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर शुड नॉट एक्सीड 2 लाख। फिर दोनों घर का टोटल अगर इंटरेस्ट करो तो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इन शॉर्ट, लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सीड 2 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो 45 है, विद इन 2 लाख है। चलो ये भी हो गया स्टूडेंट। अभी यूनिट 3 क्या था? बिजनेस पर्पस। तो स्टूडेंट देखो 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, पहला सैलरी, सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड बिजनेस प्रोफेशन होता है। ठीक है, सीक्वेंस में बिजनेस प्रोफेशन नंबर 3 पे आता है। तो पहले हाउस प्रॉपर्टी का इनकम पूरा कंप्लीट कर लो स्टूडेंट्स। सो देयर इज वन मोर यूनिट ना, यूनिट 4 भी तो बाकी है ना, वो बिजनेस पर्पस के लिए आपने लेट आउट किया था। तो फर्स्ट कंप्लीट यूनिट 4, यूनिट 3 तो बिजनेस में जाएगा। तो व्हेन वी से ना हेड्स ऑफ इनकम में पहला सैलरी आता है, देन हाउस प्रॉपर्टी, देन थर्ड कम्स बिजनेस प्रोफेशन। तो फर्स्ट कंप्लीट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ना, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट कब होगा? जब आप यूनिट 4 का भी डिस्कशन कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके, तो यूनिट 4 का भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ इसको, यूनिट 4 को।
So now we are starting with unit 4 students. यूनिट 3 का भी करेंगे, नो नीड टू वरी, बट दिस इज लेट आउट प्रॉपर्टी. भले आपने बिजनेस के लिए लेट आउट किया हो, उससे कोई फर्क. लेट आउट मीन्स गिवन ऑन रेंट फॉर द एंटायर ईयर. ओके, अगेन वी स्टार्ट विथ ग्रॉस एनुअल value. Under that, first we have municipal value. Okay, then we record fair rent. देखते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दिया था क्या, स्टार्टिंग से देखते हैं. स्टूडेंट दिया था, देखो म्यूनिसिपल वैल्यू 10 लाख, फेयर रेंट 15 लाख. बट अगेन सी मिस्टर दत्त ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्लियरली उन्होंने टर्म यूज किया है प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये जो 10 लाख है ना, 15 लाख, इट इज़ नॉट ओनली फॉर यूनिट 1 2 3 4, इट इज़ फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी. यहाँ ऐसा स्पेसिफाई थोड़ी किया म्यूनिसिपल वैल्यू फॉर यूनिट नंबर 4 या यूनिट नंबर 3, ऐसा तो लिखा नहीं है. सो दैट मीन्स दिस म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, इट इज़ फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी. बट एंटायर प्रॉपर्टी में यूनिट 1 यूनिट 2 भी आता है. For them, gross annual value is always 0. That means municipal value, fair rent, standard rent we never record. But unit 4 let out है, उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा. अगर दिया है तो they have given us municipal value, fair rent, standard rent, so I must record it. तो students, what I will do, I will divide it by 4. Again, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी में 4 यूनिट है, तो ये 4 यूनिट्स का वैल्यू है. तो 10 लाख अपॉन 4 करना पड़ेगा, 15 लाख अपॉन 4 करना पड़ेगा, 18 लाख अपॉन 4 करना पड़ेगा. तो एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस है, वो एकदम लॉजिकल है. ठीक है, सो 10, 15 एंड 18 है, तो सबको हमको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, ध्यान रखना. ओके, तो वी गो टू द सॉल्यूशन. म्यूनिसिपल वैल्यू 10 लाख को डिवाइड बाय 4 करो, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 2,50,000 आएगा स्टूडेंट्स. सॉरी, सो 2,50,000. देन 15 लाख को डिवाइड बाय 4 करो, so we'll get 3,75,000. हम लोग कहते हैं फिर whichever is higher. हायर कौन सा है, ऑब्वियसली 375 है स्टूडेंट्स. देन स्टूडेंट्स पे रिकॉर्ड व्हाट, स्टैंडर्ड रेंट 18 लाख दिया है स्टूडेंट्स. 18 को डिवाइड बाय 4 करो, तो we get 4,50,000. Then we record whichever is lower. So whichever is lower is 3,75,000. Okay. Then we record actual rent. हाँ, actual rent में दो ध्यान रखना, कोई unrealized rent तो नहीं था, it's not there students. एक्चुअल रेंट पर मंथ इज 50,000. नो वेयर दे हैव सेड कि टेनेंट ने 1 महीना 2 महीना किराया नहीं दिया. ओके, नथिंग इज सेड, देयर इज नो सच एडजस्टमेंट. तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे हम लोग. एक्चुअल रेंट 50,000, अगर अनरियलाइज रेंट होता तो वे रिकॉर्ड 6 लाख इनर कॉलम देन माइनस करते थे, बट देयर इज नो अनरियलाइज रेंट स्टूडेंट, सो दिस इज 6 लाख. सो 3, देन वी राइट व्हिचएवर इज हायर. $375 or 6 lakh, whichever is higher. So it is 6 lakh. So this is your GAV. Then minus municipal tax. अभी म्यूनिसिपल टैक्स देखते हैं. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है स्टूडेंट, दिस इज लेट आउट. तो म्यूनिसिपल टैक्स देखो कितना पे किया स्टूडेंट्स. म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, इंटरेस्ट दिया है, कहीं म्यूनिसिपल फायर इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, लैंड रेवेन्यू, कहीं म्यूनिसिपल टैक्स दिया है स्टूडेंट्स, इट्स नॉट गिवन. तो नहीं दिया है तो आई कांट रिकॉर्ड इट, कोई अजम्पशन नहीं कर सकते हम लोग. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जाने दो, नहीं दिया है, लेट इट बी. सो विल गेट नेट एनुअल वैल्यू. देन लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये तो आपको लेना ही होता है. 30% ऑफ NAV. NAV आपको पता है कितना है, 6 लाख, तो उसका 30% करेंगे तो स्टूडेंट्स 1,80,000 होगा. देन 2 इंटरेस्ट है यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट था, है ना, और एक वो रिपेयर्स वाला भी था. प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स वो भी है, तो वो भी लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन. और इसका कोई लिमिट नहीं होता फॉर डीम लेट आउट और वेकन लेट आउट.
इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं होता, वॉट एवर द अमाउंट यू गेट यू कैन रिकॉर्ड इट। तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी वो डिवाइड बाई 4 करके लिखा था, देखो यहाँ पे, तो सेम अभी भी वही है, वही आएगा 25 एंड 40 आएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज टोटल वॉज 1,80,000, दिस वॉज फॉर एंटायर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में 4 यूनिट है, 4 यूनिट है तो आपको डिवाइड बाई 4 ही करना होगा। तो 1 लाख डिवाइड बाई 4, 25 एंड 20,000, तो 6 लाख माइनस 1,80,000 एंड माइनस 25 एंड 20। सो स्टूडेंट्स आउटर कॉलम आपका ये इनकम हो गया 3,75,000। नाउ स्टूडेंट्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये देखो स्टूडेंट्स, ये 2 का तो नेगेटिव था, यहाँ स्पेस नहीं था, इसके लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू किया था। 45 45 90,000 इज नेगेटिव, तो अगर आप टोटल करोगे तो 90,000 नेगेटिव 375 से माइनस करना पड़ेगा आपको। इसको हम लोग टैक्स में कहते हैं सेट ऑफ। आपकी कुछ नेगेटिव इनकम है, लॉसेस हैं, उसको आपने अपने प्रॉफिट के सामने या इनकम के सामने एडजस्ट कर दिया। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 285, 375 माइनस दैट 90,000। तो अभी हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व हो गया। बट यूनिट 3 वॉज यूज फॉर बिजनेस, तो अभी स्टूडेंट्स हम इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है। वो कैसे करने का फर्स्ट टाइम अभी हम लोग करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, पहले कभी नहीं किया था। इससे पहले भी 2 क्वेश्चन ऐसे सामने आए थे, वी हैड फेस्ड 2 क्वेश्चंस वेयर प्रॉपर्टी वॉज यूज फॉर बिजनेस। सो एट दैट स्टेज मैंने कोई उसका कैलकुलेशन नहीं किया था, जस्ट मैंने ऐसा नोट लिख दिया था कि सो एंड सो प्रॉपर्टी इज यूज फॉर बिजनेस, सो इट विल बी कवर्ड अंडर बिजनेस प्रोफेशन। अब उसका करना कैसे, बट उसके लिए कुछ डेटा देना चाहिए। इन दोज क्वेश्चन दैट डेटा वॉज नॉट गिवन, सो आई डिडंट मेड एनी कैलकुलेशन। नाउ हियर टुडे यहाँ पे क्वेश्चन में डेटा है कुछ, तो बेस्ड ऑन दैट आई कैन मेक सर्टेन कैलकुलेशन स्टूडेंट्स। तो वो कैलकुलेशन अभी हम सीखने जा रहे हैं कैसे करना है। So here income from profit gains of business or profession, income from profit gains of business and profession। okay, अभी उसका कैलकुलेशन, टुडे वी हैव सर्टेन डेटा, बेस्ड ऑन दैट वी कैन मेक कैलकुलेशन। देखो वो डेटा क्या ज़रूरत थी हमको, वो दिया है आज। हिज बिजनेस इनकम बिफोर अलाउिंग एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट 3 इज 5 लाख। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये नहीं होता है ना तो वी कांट मेक एनी कैलकुलेशन स्टूडेंट, ध्यान रखना। ओके, सो ये ध्यान रखना, हिज बिजनेस इनकम जो हमको दिया बिफोर अलाउिंग एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट 3। बिफोर अलाउिंग एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट 3 का मतलब क्या, यूनिट 3 का अभी तक कोई एक्सपेंस डिडक्ट नहीं किया है while determining your business income। at the time of calculation of business का profit या business का income, till now they have not deducted any expense related to unit 3। that is the meaning of this statement। his business income before allowing, you can say before deducting expense in respect of unit 3 is 5 lakh। तो आपको business profit दिया है स्टूडेंट्स, तो हम लोग उसी business profit से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। बिजनेस इनकम लिख सकते हैं या प्रॉफिट लिख सकते हैं। उन्होंने बिजनेस इनकम की बात की है स्टूडेंट्स, तो मैं बिजनेस इनकम ही लिख देता हूँ। बिजनेस इनकम दे हैव सेड 5 लाख, मैंने सेकेंड कॉलम में लिखा है, ठीक है। अब क्या करने का, जो यूनिट 3 हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं ना, उसके सारे एक्सपेंस माइनस होंगे स्टूडेंट्स। कौन कौन से एक्सपेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ 3 एक्सपेंस माइनस करने मिलता था। एक म्यूनिसिपल टैक्स, सेकेंड स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, एंड थर्ड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको म्यूनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट तो माइनस करने मिलेगा, बट देर इज नो कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन बिजनेस इनकम। क्योंकि स्टूडेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या था, 30% ऑफ एनएवी। यहाँ मैं कोई एनएवी कैलकुलेट कर ही नहीं रहा हूँ। देखो हाउस प्रॉपर्टी में हम ऐसा करते हैं ना, जीएवी फिर माइनस म्यूनिसिपल टैक्स तो एनएवी, देयर इज नो सच कंसेप्ट। ये फॉर्मेट, दिस फॉर्मेट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बिजनेस इनकम में ऐसा कोई फॉर्मेट है ही नहीं स्टूडेंट्स। सो सिंस आई एम नॉट कैलकुलेटिंग एनी एनएवी, तो कैसे मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकता है। तो एक चीज़ तो पक्का है, आप म्यूनिसिपल टैक्स, आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ, म्यूनिसिपल टैक्स अगर क्वेश्चन में है तो माइनस करो।
वो आप म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ पे लिख सकते हो अगर दिया है तो। नहीं दिया है स्टूडेंट्स, ओके। एंड देन स्टूडेंट्स वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, यस यू कैन डिडक्ट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, वो आप माइनस कर सकते हैं। एंड सेम वे इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स, ये 3 तो पक्का आपको मिलेगा अगर क्वेश्चन में है तो, डोंट अज्यूम। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स, इफ दीज 3 एक्सपेंसेस आर गिवन सो प्लीज रिकॉर्ड इट। ये 2 तो है, म्यूनिसिपल टैक्स नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट था 1 लाख डिवाइड बाई 4 बिकॉज आपके पास 4 यूनिट है, ओके। एंड 80,000 डिवाइड बाई 4 हमने किया था, ये 2 तो हो गया। और कोई एक्सपेंस मिलेगा? यस स्टूडेंट्स, अभी देखो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का जब इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, व्हाट वी डू, हम लोग ये सब इग्नोर करते थे। फायर इंश्योरेंस इग्नोर किया, ग्राउंड रेंट इग्नोर किया, लैंड रेवेन्यू इग्नोर किया, वाइट वॉशिंग इग्नोर किया, कलेक्शन चार्जेस इग्नोर किया, सिक्योरिटी चार्जेस इग्नोर किया, डेप्रिसिएशन इग्नोर किया। तो जो एक्सपेंस आपने हाउस प्रॉपर्टी में इग्नोर किया था ना, वो सब बिजनेस में आपको माइनस करने मिलता है, ओके। फॉर द बेसिक रीजन बिजनेस इनकम का स्टूडेंट्स कैसा रूल है और क्या लॉजिक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कंसेप्ट? इन ऑर्डर टू अर्न एन इनकम इफ यू हैव स्पेंडेड सम मनी, आपको कुछ कमाना था तो आपने कुछ खर्च भी किया, ओके। सो कमाने के लिए जो खर्च किया वो आप माइनस कर सकते हैं। That is the concept behind business profession students, okay. In order to earn an income you have incurred certain expenses, so deduct those expenses. हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई, 3 एक्सपेंस लो, इनकम टैक्स एक्ट में 3 के अलावा चौथा एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। एक म्यूनिसिपल टैक्स, एक इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग करते थे ना स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड डिडक्शन? मतलब वो वाइट वॉशिंग, कलेक्शन चार्जेस, वो सब ये 30% में आ जाता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, कि 30% ऑफ एनी भी, यहाँ पे ये 30% का मीनिंग क्या है, ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर कवर्ड ईयर। आपने रिपेयर कराया वो कवर हो गया, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम की पे किया कवर हो गया, वाइट वॉशिंग कवर हो गया। मतलब 3 एक्सपेंस माइनस करने मिलते हैं, इंटरेस्ट, म्यूनिसिपल टैक्स, ये तो स्पेसिफिक है। इसके अलावा अदर दैन दीज 2 ऑल अदर एक्सपेंसेस आर कवर्ड अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो हाउस प्रॉपर्टी में स्पेसिफिक एक्सपेंस माइनस करने नहीं मिलता है, यू गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%। बट बिजनेस इनकम में ऐसा नहीं है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा अदर देन दैट इग्नोर स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसकी जगह पे जो जो आपने खर्चा किया है ना वो सब लिखते जाओ। बड़ा आसान है, जैसा अकाउंट्स में आप करते हैं। तो क्या क्या खर्चा किया उसने, देखो फायर इंश्योरेंस, पेनल इंटरेस्ट फिर भी नहीं मिलेगा, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। फायर एक मिनट स्टूडेंट, पहले फायर इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, फायर इंश्योरेंस कितना है 50, 70 वो है, लैंड रेवेन्यू, देन वाइट वॉशिंग भी मिलेगा। तो पहले ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, लैंड रेवेन्यू। Fire insurance premium, how much? It is 50,000. अच्छा, बट 50,000 was for entire property students, तो इसको डिवाइड बाय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4 लिख देता हूँ। मतलब आपने 50,000 इंटू 1/4 किया, सो इट विल बी 12,500। वो सारे खर्चे खाली यूनिट 3 के लिए नहीं है। फायर इंश्योरेंस के बाद क्या था स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्राउंड रेंट, लैंड रेवेन्यू, यू कैन राइट आइदर 25% लिख लो या 1/4 लिख लो। 4 यूनिट है इसके लिए 1/4, 70,000। 70,000 को डिवाइड बाई स्टूडेंट्स 4 कर लो तो 17,500 हो जाएगा। लैंड रेवेन्यू, ये गवर्नमेंट को पे किया जाता है लैंड रेवेन्यू, इट इज़ 1 लाख। 1 लाख को डिवाइड बाई 4 कर लो, सो 25,000 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ कहीं भी लिखा है कि इट इज रिलेटेड ओनली टू यूनिट 3? नो ना, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू एंटायर प्रॉपर्टी। जो भी डेटा दिया पूरी प्रॉपर्टी का है, इसके लिए मैं डिवाइड बाई 4 कर रहा हूँ। फिर वाइट वॉशिंग 1,50,000, कलेक्शन चार्जेस 10,000। वाइट वॉशिंग 1/4, 1,50,000 को डिवाइड बाई 4 कर लो तो कितना हो जाएगा 37,500। कलेक्शन चार्जेस
10,000 है, अगेन 1/4 2,500। और कोई एक्सपेंस तो नहीं है, देख लेते हैं। हाँ, सिक्योरिटी चार्जेस, इट इज़ 5,000 पर मंथ स्टूडेंट्स, 5,000 पर मंथ। सो 5,000 इंटू 12 करेंगे 60, एंड डेप्रिसिएशन इज 30,000। सिक्योरिटी एंड डेप्रिसिएशन, सिक्योरिटी, तो स्टूडेंट्स कैसा करेंगे, देखो 5,000 per month, so 5,000 multiplied by 12, but this is related to entire property, so divide into 1/4। 60,000 into 1/4 करेंगे तो 15,000 होगा। फाइनली एक एक्सपेंस और है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज हाउ मच स्टूडेंट्स, 10,000 दिया है उन्होंने, तो अगेन इंटू 1/4, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। वो सारे एक्सपेंस हमको एंटायर प्रॉपर्टी के दिए हैं स्टूडेंट्स। अभी थोड़ा सा मुझे पीनल इंटरेस्ट का डाउट है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा, पीनल इंटरेस्ट स्टूडेंट्स, लेट पेमेंट का है ना, बट इट्स रिलेटेड टू बिजनेस। चलो पीनल इंटरेस्ट भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, अगर नहीं मिलेगा तो आई विल मेक अ रेक्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट वीडियो, या मैं आपको मैसेज कर दूंगा, नो नीड टू वरी, मिलना चाहिए पेनल, दिस इज नॉट पेड टू गवर्नमेंट, ऐसा लिखा तो नहीं है। 10,000 हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं मिलेगा पक्का स्टूडेंट्स, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिलता, आई एम डिस्कसिंग अबाउट 10,000 था, सो 10,000 इंटू 1/4, वी आर डिस्कसिंग बिजनेस प्रोफेशन। 10,000 इंटू 1/4, सो अगेन 2,500। तो ये सारे एक्सपेंस मैंने लिख लिए। अब स्टूडेंट्स ये 5 लाख था, 5 लाख में से एक्सपेंस माइनस होंगे, तो पहले एक्सपेंस का टोटल मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूँ। 25, 20, 12,500, 17,500, फिर 25, फिर 37,500, सॉरी 37,500, 2,500, 15,000 एंड 2,500, 2,500। सो टोटल इज़ 1,60,000 स्टूडेंट्स। ये एक्सपेंस का टोटल 1,60,000 है, तो 5 लाख माइनस ऑल दोज एक्सपेंस, सो आउटर कॉलम विल बी 3,40,000। सो बताऊँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देर इज़ नो इनकम व्हेन यू डिस्कस दिस ना स्टूडेंट्स, ये जब आप ये डिस्कस करते हो। सो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, देर इज़ नो सच कंसेप्ट के यूनिट 3 का आप इनकम लिखोगे। यूनिट 3 का आप सिर्फ क्या लिखते हो, एक्सपेंस लिखते हो अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। आई विल राइट अ नोट फॉर दैट। पहले हम ये सब टोटल कर लेते हैं। देखो हाउस प्रॉपर्टी का टोटल मैंने किया था, कितना आया था, 2,85,000 है ना, फिर 285 में अभी बिजनेस इनकम आ गया 340। सो पहले दोनों को ऐड कर लूँ मैं, 285 एंड 340, so it comes to 6,25,000. I'm going to the next slide and I will write gross total income। और कोई इनकम तो है नहीं स्टूडेंट्स, ये फाइनल है, so I will say gross total income। एकदम लास्ट कॉलम में मैं लिखूंगा 6,25,000। if there are some deductions we can claim that, so deduction अंडर सेक्शन 80 था स्टूडेंट्स, देखो हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। यहाँ पे था देखो, ये ही मेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू LIC, पेंशन फंड ऑफ LIC 80,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पेरेंट्स, हाँ ये पेरेंट्स के लिए है ना स्टूडेंट्स, तो ये डिसअलाउड है अगर आपको याद होगा। ही कैन पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ, फॉर वाइफ एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चाहे मेजर हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट, इट्स ओके, बट पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, ब्रदर सिस्टर, नॉट अलाउड स्टूडेंट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, तो ये तो नहीं मिलेगा। सो LIC फंड का ये 80,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर वाइफ पे कितने उसने किया 25, बट सम एश्योर्ड इज 1 लाख। सो 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय 10% करेंगे तो विल गेट 10,000। सो मैक्सिमम ही कैन पे 10,000 whereas he has paid 25, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो 80C में क्या आने वाला है, सिर्फ अभी ये आएगा स्टूडेंट्स, पहले वाइफ का ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले हम लोग, सॉरी 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिकॉर्ड करना है हमको। so, 80C लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर वाइफ, मैं कितना लिखने जा रहा हूँ, सेकेंड, ये इनर कॉलम में लिखा 10,000। वाई 10,000 स्टूडेंट्स, क्योंकि सम एश्योर्ड आपको दिया है 1 लाख, तो 1 लाख का 10, सॉरी दिस इज 1 लाख, 1 लाख का 10% इज 10,000। तो अगर आपने 25,000 दिया है ना स्टूडेंट्स, तो वो आपका इशू है, आपने ज़्यादा पे किया। इनकम टैक्स आपने अपने बेनिफिट के लिए किया, ऑब्वियसली लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल बेनिफिट के लिए होता है, बट इनकम टैक्स में आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड का 10% मिलता है, ठीक है, इसके लिए मैंने 10,000 लिखा है।
देन और क्या था स्टूडेंट्स, ये पेंशन फंड है, पेंशन फंड ऑफ LIC 80CCC में आता है, 80CCC, सॉरी 80CCC में लिखते हैं उसको, पेंशन फंड ऑफ LIC 80CCC, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ LIC, कितना उसने कंट्रीब्यूट किया 80,000। स्टूडेंट्स ये दोनों का टोटल मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, पहले 90 मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी में बताया था, और ₹150 विच एवर इज लेस। 80CCC का टोटल 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सो 90 और 150 विच इज़ लेस ऑब्वियसली 90, तो अब मैं आउटर कॉलम में 90,000 लिख दूँगा, ठीक है। सो दिस इज डन, यहाँ तक हो गया। और कुछ था डिडक्शन, देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डन, ये पेरेंट्स का तो मिलेगा नहीं, पेंशनर। मेडिक्लेम प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 6,000, ये मिलेगा 80D में आता है, सो दिस इज कवर्ड अंडर 80D। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 80 कैपिटल D, मेडिक्लेम प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ, मेडिक्लेम प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ कितना पे किया उसने 20,000, और लिमिट स्टूडेंट्स 25 का है, सो इट इज़ विद इन द लिमिट। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, कुछ खर्चा किया उसने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ओके। ये 6 पे किया है, बट इसका लिमिट 5,000 का है स्टूडेंट्स, ओके। एंड दोनों का टोटल शुड नॉट एक्सीड 25, ये हम 80D में पढ़ेंगे जब वो चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो इसका लिमिट 25 है और इसका 5, तो हम लोग क्या समझते हैं 25 + 5 30। एक्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअली दिस इज 25 एंड इंडिविजुअली दिस इज 5 मैक्सिमम, बट कलेक्टिवली एग्रीगेट टोटल बेसिस पे दोनों 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ दोनों 25 ही हो रहा है स्टूडेंट्स। हाँ, सीनियर सिटीजन है तो एक्सेस 25 मिलता है, वो चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जितना हमें यूज़ है, हमें हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस की बात करनी है, बट एग्जाम में साथ में आता है स्टूडेंट्स, कोई 2 डिडक्शन आता ही है, इसके लिए मैं हर चैप्टर में डिस्कस करते जा रहा हूँ। तो 6,25,000 ग्रॉस टोटल इनकम, देखो यहाँ पे माइनस आपको 2 डिडक्शन मिला 90 एंड 25,000, तो ये हो गया आपका टैक्सेबल इनकम 5,10,000, इसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, वो यूनिट 3 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 3 उसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सॉरी विजिबिलिटी का इश्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स, बेटर ऐसा नहीं लिखता हूँ मैं। दिस इज यूनिट 3 यूज्ड फॉर बिजनेस, only expense of unit 3 are deducted from बिजनेस इनकम कहो, प्रोफेशन इनकम कहो, या बिजनेस प्रॉफिट, प्रोफेशन प्रॉफिट, बिजनेस इनकम, ये हमने किया है। बिजनेस इनकम हमको दिया था, उसमें से उसके सारे एक्सपेंस माइनस हुए हैं, बट वो भी 1/4, क्यों, क्योंकि 4 प्रॉपर्टी हैं स्टूडेंट्स, है ना, 4 यूनिट है एक प्रॉपर्टी में, सो ऑल एक्सपेंसेस गिवन वाज फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी, तो मैंने खाली 1/4 लिखा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ओनली एक्सपेंसेस, इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, ओनली एक्सपेंसेस, तो बिजनेस इनकम में उसका कोई इनकम नहीं आता है, वो यूनिट 3 का बिजनेस इनकम से, बिजनेस प्रॉफिट से उसका एक्सपेंस माइनस होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पे किया। ये बिजनेस इनकम दिया था, उसमें से वो प्रॉपर्टी यूनिट 3 का हमने सारे एक्सपेंस बट 1/4 लिए, वो सब हमने, ये भी 1/4 है, इंटरेस्ट भी, ठीक है। दिस वॉज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी सेल्फ ऑक्यूपाइड तो हमने पहले भी किया है स्टूडेंट्स, नथिंग न्यू। तो एक्चुअली सॉल्यूशन स्टार्ट यहाँ से हुआ था, यूनिट 1 यूनिट 2 हमने किया, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। द यूनिट 4 वॉज लेट आउट, वो लेट आउट समझ के हमने किया, बट यूनिट 1 एंड 2 का नेगेटिव था, सो 3,75,000 माइनस 90 आई गॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 285। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस फाइंड किया, बिजनेस का इनकम लिखा, वो प्रॉपर्टी 3 यूनिट 3 के सारे एक्सपेंस माइनस किया, आई गॉट दिस आंसर। देन हमने डिडक्शन क्लेम किया 625 टोटल इनकम, ये 2 कॉलम में अमाउंट के स्टूडेंट्स, मैंने कॉलम नहीं बनाए, आप बना लेना। चलो मैं क्विकली 1 सेकेंड 2 सेकेंड में बना लूँ इसको। ये ऐसे कॉलम्स हैं स्टूडेंट्स, ओके, ध्यान रखना। पहले ही मुझे बना लेना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ओके। एंड जो भी डिडक्शन था वो हमने क्लेम कर लिया, दैट्स ऑल।
नाउ वी स्टार्ट विद नंबर 16, ऑलमोस्ट 15 जैसा है स्टूडेंट्स, सिमिलर है कि प्रॉपर्टी इज यूज फॉर बिजनेस पर्पस। तो क्या करना है हमको, मिसेस जेड अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ओन्स अ प्रॉपर्टी, मतलब प्रोफेशनल है, शी इज़ अ प्रोफेशनल डॉक्टर है। प्रॉपर्टीज इन आगरा प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स। नाउ स्टूडेंट्स अगेन टर्म क्या यूज़ किया उन्होंने, प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, एक स्पेसिफिक किसी यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। owns a property, property has 3 independent units, उसी प्रॉपर्टी में 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं। यूनिट 1 उसका 25% ऑफ द एरिया इज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस। 25% एरिया उन्होंने लेट आउट किया है, किसी को किराए पे दिया है, और जिसने भी लिया है दैट पर्सन इज यूजिंग दैट प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल पर्पस। वंस दे से लेट आउट, नाउ वेदर इज फॉर बिजनेस पर्पस और फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, ठीक है। इट इज लेट आउट, 25% of the area is let out for commercial purpose at a rent of 50,000 per month। अभी देखो क्या लिखा, यूनिट रिमेन वेकेंट फॉर 2 months। इसी यूनिट की बात कर रहा है, ये यूनिट 1 है ना, आपने कमर्शियल पर्पस के लिए रेंट पे दिया था, बट फॉर 2 months इट वॉज वेकेंट, दैट मीन दिस प्रॉपर्टी विल बी वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी। टेनेंट हैज नॉट पेड रेंट फॉर 1 month। अच्छा, टेनेंट हैज नॉट पेड, इसको हम लोग कहते हैं अनरियलाइज रेंट। ये दोनों को मिक्सअप मत करना। वेकेंट का मतलब क्या, वैकेंसी लॉस का, आपका प्रॉपर्टी खाली थी, कोई भी टेनेंट नहीं था। एंड दिस सेंटेंस ना, टेनेंट हैज नॉट पेड मतलब टेनेंट था बट उसने आपको किराया नहीं दिया, ही डिडंट पेड यू रेंट, तो इसको वैकेंसी लॉस कहेंगे, जो 2 महीने के लिए खाली था। और टेनेंट ने जो रेंट नहीं दिया दैट इज नोन एज अनरियलाइज रेंट। तो ये क्वेश्चन में दोनों है, यूनिट 1 में दोनों है, वैकेंसी लॉस भी है, अनरियलाइज रेंट भी है। यूनिट 2 अगेन 25% ऑफ द एरिया इज यूटिलाइज बाय, अच्छा ऊपर जेड लिखा, यहाँ मैंने शाह लिख दिया, चेंज करना भूल गया हूँ, मिसेस जेड फॉर हर ओन प्रोफेशन। अच्छा मॉर्निंग में ही मैंने चेंज किया था, मैं भूल गया, चलो ठीक है। सो वॉट एवर नेम मिसेस जेड है, चलो। यूनिट 2 25% ऑफ द एरिया इज यूटिलाइज बाय मिसेस जेड फॉर हर ओन प्रोफेशन। स्टूडेंट्स 25% एरिया खुद के प्रोफेशन के लिए यूज करती हैं। सो जो चीज़, जो प्रॉपर्टी खुद के प्रोफेशन या बिजनेस के लिए यूज होगा दैट विल बी कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है। तो ये यूनिट 2 वहां पे जाएगा। यूनिट 3 50% ऑफ द एरिया इज यूटिलाइज फॉर हर ओन रेसिडेंस, सो दिस बिकम्स सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आप रेसिडेंस के लिए यूज करोगे ना, खुद के रेसिडेंस के लिए, अपने प्रॉपर्टी में आप खुद रहोगे, सो इट बिकम्स सेल्फ ऑक्यूपाइड। सो फर्स्ट वन इज वेकेंट लेट आउट, क्योंकि 2 महीना खाली था। Second unit will go to income from business profession, and third one is SOP, self occupied property। so एक let out है और एक SOP है इक्वेशन में, और जो सेकेंड वाला यूनिट है वो हम बिजनेस प्रोफेशन में उसका कैलकुलेशन करेंगे। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, एक यूनिट का नहीं, पूरी प्रॉपर्टी का। सेम वे फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, स्पेसिफिकली उन्होंने कहा नहीं है यूनिट 1 यूनिट 2, ऐसा लिखा नहीं है, दैट मीन्स इट इज फॉर एंटायर प्रॉपर्टी। म्यूनिसिपल टैक्स पेड, म्यूनिसिपल टैक्स ड्यू हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है। ग्राउंड रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी 1 लाख, प्रॉपर्टी, हाँ, एक यूनिट का, 2 यूनिट का नहीं, पूरी प्रॉपर्टी का। एनुअल चार्ज, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, एनुअल चार्ज इन फेवर ऑफ फादर। स्टूडेंट्स व्हाट इज एनुअल चार्ज, मतलब कि विल में ऐसा होगा, वसीयत में ऐसा लिखा होगा कि व्हेन शी गॉट दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम हर फादर ना, तो फादर ने लिखा होगा ठीक है प्रॉपर्टी मैं आपको देता हूँ बट पर मंथ या पर एनम यू मस्ट पे सो एंड सो अमाउंट टू मी, दैट इज नोन एज एनुअल चार्ज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फादर के लिए एनुअल चार्ज 10,000, इट इज एनुअल। हर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन बिफोर क्लेमिंग एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी वॉज रुपीज 10 लाख। शी कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 टू PPF, ATC में आता है। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हर सेल्फ 40,000, ATC में आएगा। She incurred an expense for medical treatment of handicapped husband, rupees 10,000, disability 85%. Student, this is covered by section 80DD. Expenses incurred for dependent handicap relative, 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंस किसके लिए आपने इनकर किया, वो पर्सन आपका रिलेटिव है, हैंडीकैप है और आप पे डिपेंडेंट है। कंप्यूट हर टैक्सेबल इनकम, व्हाट इज टैक्सेबल इनकम, ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, उसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टूडेंट, सॉरी।
Okay, students. So again, his name, Mrs. Z, previous year, assessment year, legal status, residential, computation of taxable income. तो पहला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. उसमें क्या है स्टूडेंट्स? यूनिट, 3 डिफरेंट यूनिट हैं. यूनिट वन हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया. इट इज़ वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी. 2 महीना खाली थी ना स्टूडेंट्स, 2 months वेकेंट लिखा था वहाँ पे. सो विल स्टार्ट विथ ग्रॉस एनुअल value. Under that, municipal value, then we record fair rent. दोनों भी दिया है स्टूडेंट्स. म्यूनिसिपल वैल्यू म्यूनिसिपल वैल्यू 24 लाख, फेयर रेंट 18,000. बट स्टूडेंट देखो, यूनिट वन कितना है? 25% ऑफ द एरिया. सो 24 लाख और 18 लाख का 25%. यहाँ हम अपने रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, बेटर 25%. ओके, इसका एरिया ऑक्यूपाइड इज 25%. सो 24 लाख का 25%. सो इट कम्स टू 6 लाख. एंड 18 लाख का 25%. बिकॉज जो हमको वैल्यू सब दी है वो एंटायर प्रॉपर्टी की है. वी आर मेकिंग कैलकुलेशन ओनली फॉर यूनिट वन. यूनिट वन का एरिया कितना है? 25%. तो हम विच एवर इज हायर. Then we record standard rent if it is given. स्टैंडर्ड रेंट दिया था स्टूडेंट, देखो स्टैंडर्ड रेंट 21 लाख. सो 21 लाख का 25%. इट इज 5,25,000 स्टूडेंट्स, 525. whichever is lower. Then we record actual rent, but be careful, here we have unrealized rent. तो actual rent पहला per month देख लेते हैं कितना है स्टूडेंट्स. let out for commercial purpose at a rent of 50,000 per month. tenant has not paid rent for 1 month. आगे उन्होंने मेंशन नहीं किया स्टूडेंट्स. अनरियलाइज रेंट के लिए ऐसा रूल होता है ना, प्रेस्क्राइब कंडीशन सेटिस्फाइड, ऐसा कुछ लिखा नहीं है स्टूडेंट्स. सो वी एज्यूम दैट कि वो कंडीशन सेटिस्फाई किया होगा. इफ नथिंग इज सेड, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 6 लाख. अनरियलाइज रेंट फॉर करंट ईयर. करंट ईयर में अगर कोई बैड डेट्स होता है, आपका टेनेंट पे नहीं करता है, तो आप माइनस कर सकते हैं. 1 मंथ का रेंट 50,000 है. सो आउटर कॉलम विल बी 5,50,000. देन वी रिकॉर्ड विच एवर इज हायर. $525, $550. So obviously $550 is higher. Then students, less loss due to vacancy. आपका घर, आपका वो यूनिट 2 महीना खाली था. 50,000 रेंट है, 2 मंथ्स के लिए खाली. सो 1 लाख. सो दिस इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू 4,50,000. अभी हमें GEV मिल गया. देन वी राइट माइनस म्यूनिसिपल टैक्स. म्यूनिसिपल टैक्स शुड बी पेड बाय ओनर एंड इट शुड नॉट बी आउटस्टैंडिंग. तो देखो यहाँ म्यूनिसिपल टैक्स 2 दिया था, एक पेड, ड्यू वाला भूल जाओ. पेड कितना है? 1,50,000. अगेन स्टूडेंट्स 1,50,000, बट हम लोग 25% लेंगे बिकॉज यूनिट 1 का एरिया 25% है, वेरास ये टैक्स आपको पूरी प्रॉपर्टी का दिया है. सो 1,50,000 इंटू 25%, 3 लाख, सॉरी 37,500. मैं 3 लाख बोल रहा था, 37,500. सो विल गेट नेट एनुअल वैल्यू 450 minus 37,500, 4,12,500. We go to the next slide. Again 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे. चलो 3 कॉलम बन गए.
start with what students? लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले मिलता है हमको, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनी वी स्टूडेंट्स. 4,12,500 into 30% comes to 123750. अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो भी मिल जाएगा. देखते हैं कोई इंटरेस्ट है क्या. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी 1 लाख था, बट अगेन स्टूडेंट्स कितना मिलेगा हमको? 25%. इंटरेस्ट हमको सिर्फ मिलेगा 1 लाख दिया है उन्होंने, बट दैट इज फॉर एंटायर प्रॉपर्टी, तो इसका 25%. सो 1 लाख इंटू 25% इज 25,000. नो मोर एक्सपेंसेस आर अलाउड ईयर. बस इतना ही मिलता है स्टूडेंट्स. सो 4,12,500 NAV था, 123,750 माइनस करने मिलेगा एंड 25,000. आउटर कॉलम आंसर विल बी 263,750. सॉरी, ये आपका हो गया यूनिट 1 का आंसर. ओके, नेक्स्ट कम्स यूनिट 2. यूनिट 2 इज यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, वो बाद में कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि सीक्वेंस में पहले हाउस प्रॉपर्टी आता है, बाद में बिजनेस इनकम. यूनिट 3 50% ऑफ द एरिया यूज फॉर ओन रेसिडेंस. ओन रेसिडेंस मतलब SOP हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड स्टूडेंट्स. तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. यूनिट 3 वी नो इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड और इसका एरिया कितना है स्टूडेंट्स? 50%. पूरे प्रॉपर्टी का 50% एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड. सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्स वो निल होता है. सो मैं डायरेक्ट नेट एनुअल वैल्यू लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, हमेशा निल. नेट एनुअल वैल्यू 0. स्टैंडर्ड डिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा. सो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर्स कितना है स्टूडेंट्स? 1 लाख है ना, मल्टीप्लाई बाई 50%. बट वेट, 1 लाख इंटू 50% 50,000 होता है, बट दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इफ लोन इज टेकन फॉर रिपेयर्स देन इंटरेस्ट इज मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड इज ओनली 30,000. तो ऐसा मत सोचना 1 लाख इंटू 50% सर ने 30 क्यों लिखा. ठीक है 50,000 फॉर योर रेफरेंस, चलो मैंने यहाँ लिख दिया 50, बट स्टूडेंट्स मैक्सिमम अलाउड इज 30,000 इफ यू टेक अ लोन फॉर रिपेयर्स. परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो मैक्सिमम 2 लाख अलाउड होता है, वो तो दिया नहीं हमको. तो 0 - 30 है ना, 0 - 30 करेंगे तो आउटर कॉलम 30,000 नेगेटिव होगा. सो नाउ 2,63,000 में से 30,000 माइनस कर लो. सो income from house property is 2,33,750. Now we'll start with income from business profession, जो उन्होंने एक यूनिट उसमें कवर हो रहा है ना. So income from profit gains of business or profession. ओके स्टूडेंट्स, अभी ये कैलकुलेट करना है हमको. इसी में कंटिन्यू करना है, इसी फॉर्मेट में हमको. अगेन पहला बिजनेस इनकम देखो दिया है क्या स्टूडेंट? दिया था. देखो बिजनेस इनकम, हर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन बिफोर क्लेमिंग एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी. इसमें से अभी तक ये यूनिट 2 का कोई एक्सपेंस माइनस नहीं हुआ है. बिफोर क्लेमिंग एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी वॉज 10 लाख. ठीक है, उसका इनकम 10 लाख है. बिजनेस इनकम उन्होंने खुद कह दिया 10 लाख. बिजनेस इनकम समझो, बिजनेस प्रॉफिट या गेन समझो, दैट इज 10 लाख गिवन टू अस. अब वो यूनिट 2 के सारे एक्सपेंस माइनस होंगे स्टूडेंट्स. हाँ ध्यान रखना, उसका इनकम नहीं. जो यूनिट 2 यू आर ऑक्यूपाइंग फॉर योर ओन प्रोफेशन, उसके एक्सपेंस लिखते जाओ. अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी में 3 एक्सपेंस अलाउड होता है अंडर इनकम: स्टैंडर्ड डिडक्शन, म्यूनिसिपल टैक्स एंड इंटरेस्ट. यहाँ पे वो इंटरेस्ट मिलता है, म्यूनिसिपल टैक्स भी माइनस करने मिलेगा, बट स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम की कोई चीज़ बिजनेस प्रोफेशन में नहीं होता स्टूडेंट. सो पहले मैं वही लिख लेता हूँ. अगर म्यूनिसिपल टैक्स दिया है तो पहले वो डिडक्ट कर लेंगे, एंड इंटरेस्ट वो भी दिया है हमको, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स. स्टूडेंट्स 1 लाख मल्टीप्लाई बाय इसका भी एरिया 25% है स्टूडेंट्स, एंड म्यूनिसिपल टैक्स वॉज गिवन स्टूडेंट्स. यहाँ पे दिया था हमको, सी सॉरी
सी म्यूनसिपल टैक्स, हाँ म्यूनसिपल टैक्स पेड 1,50,000 है ना, पर इसका एरिया कितना है 25% है यूनिट 2 का, एंड म्यूनसिपल टैक्स पेड हो गया और इंटरेस्ट भी दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर रिपेयर्स 1 लाख, तो इसको भी मैंने 25% से मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं म्यूनसिपल टैक्स 1,50,000 इंटू 25%, 1,50,000 इंटू 25%, इट कम्स टू 37,500। और कोई एक्सपेंस है क्या? येस ऑब्वियसली काफ़ी सारे एक्सपेंस हैं, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट, ये तो सब इनकम फ्रॉम हाउस सोसाइटी में आता है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड आई डेड, ड्यू नहीं मिलता वेदर यू आर अंडर इनकम फ्रॉम हाउस सोसाइटी या बिजनेस प्रोफेशन में हो। म्यूनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग कैन नॉट बी डिडक्टेड, तो उसको तो भूल ही जाओ। हाँ ग्राउंड रेंट मिलेगा आपको डिडक्ट करने को स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड आई हैव ऑलरेडी डन, और ये एनुअल चार्ज मिलेगा, एनुअल चार्ज भी आप माइनस कर सकते हैं। सो ग्राउंड रेंट 50,000, एनुअल चार्ज इन फेवर ऑफ फादर 10,000 सॉरी, ये दोनों माइनस आप कर सकते हैं 50 एंड 10। ग्राउंड रेंट 50, तो 50 का अगेन 25% लिखेंगे हम लोग। ग्राउंड रेंट 50,000 इंटू 25%, सो इट कम्स टू 12,500। और वो एनुअल चार्ज फादर को जो देना है आपको पैसा 10,000 इंटू 25%, 2,500। देर आर नो मोर एक्सपेंस, सो स्टूडेंट्स सबका टोटल आउटर कॉलम 37,500, 25, 12,500 एंड 2,500, 77,500। फिर 10 लाख में से ये एक्सपेंस माइनस कर लो, इट इज़ 9,22,500, ये आपका हो गया बिजनेस इनकम। फिर बिजनेस इनकम और हाउस प्रॉपर्टी का टोटल कर लो 233,750, इट इज़ 11,56,250, 11,56,250, इसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। फिर अगर कोई 80C 80D डबल डी ऐसा कोई डिडक्शन है तो वो क्लेम कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे स्टूडेंट्स है, डिडक्शन है स्टूडेंट्स, 80C था, D भी था एंड शायद 80 डबल डी था, वो हस्बैंड के लिए उन्होंने कुछ खर्चा किया है ऐसा दिया था। सो ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम लोग लिखते हैं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। 80C देखो देखते हैं, वापस से चेक कर लेते हैं। हर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन दिस इज डन, शी कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 टू PPF, तो स्टूडेंट्स ये 50,000 80C में आता है। लाइफ इंश्योरेंस पेड फॉर हर सेल्फ मिलेगा, ये 40 भी आएगा वहाँ पे। शी इनकर्ड एक्सपेंस नहीं, ये नहीं आता है, तो पहले 80C तो लिख ले हम लोग, 2 आइटम है 80C में, तो फर्स्ट विल रिकॉर्ड दैट, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। सो डिडक्शन मिलेगा 80, कैपिटल C है वो, शी पेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPF, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना किया उन्होंने 50,000, एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम शी पेड फॉर हर सेल्फ, कितना पे किया 40,000, ठीक है। तो 50 प्लस 40 कितना होता है स्टूडेंट्स 90, और 1,50,000 which ever is less, so 90 और 150 which is less, so outer column obviously 90 ही आएगा students, 90 less है, so outer column I have recorded 90। then students एक 80 double D है, expense incurred for dependent handicap relative, see she incurred an expense for medical treatment of handicapped husband 10,000, expense incur किया 10,000, पर उनका disability, उनका husband का disability 85% है। once if disability is above 80% you get an ad hoc deduction, आपको 1,25,000 डायरेक्टली मिलेगा, वो एक्चुअल एक्सपेंस कितना है वो जाने दो। if disability is less than 80% you get 75,000 सॉरी, and above 80% है तो 1,25,000। सो ग्रॉस टोटल इनकम आपका कितना था यहाँ पे स्टूडेंट्स 11,56,11,56,250 माइनस 90,000 and minus 1,25,000, so students 941,250,
this is your taxable income, 9,41,250. This is known as taxable income. So this is the tax treatment if any unit or property is used for business. तो उसका इनकम नहीं लिखा जाता है, उसके सारे एक्सपेंस जो है ना, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर बिजनेस इनकम, बिजनेस प्रॉफिट या बिजनेस गेन से, ठीक है. सो यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, कहाँ से, सॉरी फ्रॉम हियर. यूनिट 1 वेकेंट लेट आउट था. ओके ये उसका नेक्स्ट स्लाइड तक गया था आंसर, वेकेंट लेट आउट. दिस वाज द आंसर फॉर वेकेंट लेट आउट. देन यूनिट 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड था, वो किया, बट इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 30,000 बिकॉज दिस फॉर रिपेयर्स. फिर हमने ये यूनिट जो 2 बचा था वो बिजनेस इनकम से उसके सारे एक्सपेंस माइनस किए. सो दिस वाज द देन फाइनल आंसर विथ 80C एंड 80DD. दिस इज मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंस फॉर डिपेंडेंट. 80DD में क्या आता है, मेडिकल treatment expense for dependent handicap relative. तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है. आपका रिलेटिव होना चाहिए, आप पर डिपेंडेंट होना चाहिए, एंड हैंडीकैप. देन ओनली 80DD अलाउज दिस. दैट्स ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी स्टूडेंट्स. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. यहाँ पे ना एक ही प्रॉपर्टी के 2 मालिक हैं. ओके सो को ओनर्स कहते हैं, ये सेक्शन 26 में आता है, को ओनर्स. ओके एक ही प्रॉपर्टी है, मालिक उसके 2 हैं. पॉसिबल है ना स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल सिचुएशन है. ओके तो स्टार्ट करते हैं नंबर 14 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. मिस्टर विशाल एंड हिज सन आर इक्वल ओनर्स ऑफ 2 हाउसेस. ओके विशाल मतलब फादर एंड सन, बोथ आर ओनर ऑफ 2 हाउसेज. दोनों का हिस्सा है वो घर में, 2 घर हैं, दोनों उसमें बराबर के मालिक हैं. वन एट कोलकाता, अदर एट चेन्नई. दे फर्निश फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउसेज फॉर ईयर एंडेड 31 March 10. कोलकाता हाउस, हाउसेज लेट आउट फॉर ₹40 lakh per year. Expenses incurred for the house, municipal taxes paid, subsequently recovered from the tenant. ये important है, subsequently recovered from tenant 4,000. Interest paid on loan from HDFC for repairs of this house 5,000. ठीक है. Chennai house, this house is occupied by Mr. Vishal and his son for their own residence, so it becomes self-occupied property. 2 घर हैं. कोलकाता वाला तो क्लियरली लिखा है लेट आउट, किराए पे दिया उन्होंने. And nowhere they have stated it was vacant. ऐसा लिखा नहीं 1 महीना 2 महीना खाली था. So that means it is let out property. Second house चेन्नई वाला, they themselves they are saying in that house, यहाँ पे clearly mention किया for their own residence, so it becomes self-occupied. Municipal value of the house is 90,000. Fair rent is 95,000 per year. During the year, interest on loan taken for reconstruction of this house amounted to 50. ध्यान रखना, reconstruction. You are required to compute taxable income of Mr. Vishal and his son under the head income from house property for assessment year 2021. Following contributions were made by him. Made by him मतलब विशाल ने किया है. During the year, ELSS 50,000, ULIP 10,000, statutory SPF मतलब statutory provident fund, equity link saving scheme ELSS ये ATC में आता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान ATC में आता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ये भी ATC में आता है. ओके तो पहले उनका इनकम तो फाइंड कर लें. सिंपल है स्टूडेंट, 2 ओनर हैं तो कोई बात नहीं, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं. नॉट एन इश्यू, 2 ओनर हों या 3 ओनर हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दे आर को ओनर्स, बराबर के ओनर हैं. ओके स्टूडेंट्स अगेन नाम, अभी नाम नहीं लिखते स्टूडेंट्स. सी व्हाट आई एम डूइंग, पहले मैं इनकम पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ, देन विल एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व इट. एक्चुअली अभी सॉल्व कर रहा हूँ बट पहले मैं इनकम लेट मी फाइंड इट, फिर वो फॉर्मेट कैसा बनता है स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. उनके पास घर है ना, सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ओके स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. पहला कोलकाता हाउस वो लेट आउट है तो उसी से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग.
ऐसे लिखता हूँ मैं, कोलकाता हाउस, ब्रैकेट में वी नो दैट इट इज लेट आउट प्रॉपर्टी, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया इट वाज लेट आउट ऑन मंथली रेंट ऑफ सो एंड सो. सो वी स्टार्ट विथ ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ओके, अंडर दैट वी रिकॉर्ड म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट क्या दिया है स्टूडेंट्स देख लेते हैं. हाउस इज लेट आउट, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द हाउस, म्यूनिसिपल टैक्सेस सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन. स्टूडेंट्स देखो म्यूनिसिपल वैल्यू भी नहीं है, फेयर रेंट भी नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है, तो वाई टू वेस्ट टाइम इन रिकॉर्ड, खाली एक्चुअल रेंट दिया है. हाउस इज लेट आउट फॉर 40 लाख पर ईयर. स्टूडेंट्स क्लियरली पर ईयर का है उन्होंने, एक महीना नहीं पर ईयर, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में आपका सिर्फ एक्चुअल रेंट आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने दिया ही नहीं है तो हम कुछ अजम्पशन नहीं कर सकते. एक्चुअल रेंट स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है 40 लाख, तो आई एम रिकॉर्डिंग 40 लाख. ठीक है, फिर इसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स. पहला तो उन्होंने कहा है देखो म्यूनिसिपल टैक्स पेड, इतना कम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, 40 लाख रेंट आ रहा है. म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 5400. पहला पेड कहा है उन्होंने, देखो पेड तो कहा है उन्होंने, यहाँ पे पेड लिखा है तो अलाउड करना चाहिए, बट आगे क्या लिखा है, सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड फ्रॉम टेनेंट. मतलब क्या है, सपोज आई एम द ओनर, तो पहले मैंने म्यूनिसिपैलिटी में गया, वहाँ के ऑफिस में गया, वहाँ पे जाके मैंने टैक्स पे कर दिया, म्यूनिसिपल टैक्स 5400. देन आई केम बैक और टेनेंट से 4000 रुपीज़ ले लिया आगे सोन में, तो दैट मीन्स मेरे पॉकेट से तो सिर्फ 1400 गया, बाकी तो मेरा टेनेंट पे किया ना. फर्स्ट आई पेड 5400, वापस आने के बाद टेनेंट से कहा भाई म्यूनिसिपल टैक्स का 4000 रुपया दो, उनसे मैंने 4000 ले लिया स्टूडेंट्स, 4000 रुपीज़. सो नेट आई हैव पेड ओनली 1400. और हमने नोट्स में डिस्कस भी किया था कि म्यूनिसिपल टैक्स इफ इट इज पेड बाय ओनर देन ओनली यू रिकॉर्डेड, अगर आपका टेनेंट पे कर रहा है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट्स 5400 था पहले, नो डाउट अबाउट दैट, जो पे किया गया, बट आपने टेनेंट से क्यों लिया, वो गलती की आपने. तो 5400 जो टेनेंट से आपने लिया 4000, वो आप माइनस नहीं कर सकते. सो नेट यू कैन डिडक्ट ओनली 1400 स्टूडेंट्स. सो 40 लाख में से 1400 माइनस कर लो, इट कम्स टू 39,98,600. 39,98,600. So this will be our net annual value less, sorry, standard deduction students, it is standard. स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, ये जो आपका NAV आया 39 लाख समथिंग. सो इट कम्स टू 11,99,580, 11,99,580. एंड अगर कोई इंटरेस्ट आपने पे किया है तो प्लीज़ यू कैन डिडक्ट दैट. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स ऑफ प्रॉपर्टी देख लेते हैं यहाँ पे है. देखो स्टूडेंट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम HDFC फॉर रिपेयर्स ऑफ दिस हाउस 5000. सो आई कैन रिकॉर्ड दैट 5000. दिस इज लेट आउट प्रॉपर्टी ना, तो इसका कोई लिमिट नहीं होता इंटरेस्ट का, 5000 हो कितना भी हो पूरा माइनस करने मिलेगा. तो सब्ट्रैक्ट करो, 3,99,8,600 माइनस 11,99,580 माइनस 5000. सो दिस इज द इनकम 27,940,20, 27,94,020. दिस वॉज कोलकाता हाउस. सेम वे स्टूडेंट्स, एक उनका घर दूसरा कहाँ पे है, सॉरी दूसरा घर चेन्नई में है, बट इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेसिडेंस. तो चेन्नई हाउस ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे SOP. चेन्नई हाउस ब्रैकेट में विल राइट SOP, सेल्फ ऑक्यूपाइड. स्टूडेंट्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल, म्यूनिसिपल टैक्स निल, तो नेट एनुअल वैल्यू भी निल होता है, तो मैं डायरेक्टली नेट एनुअल वैल्यू लिख रहा हूँ, हमेशा निल होता है स्टूडेंट्स. ओके हाँ, इसमें से सिर्फ आपको इंटरेस्ट माइनस करने मिलता है. स्टैंडर्ड डिडक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज स्टैंडर्ड डिडक्शन डिपेंड्स अपॉन NAV तो जीरो है. सो सी ईयर यहाँ पे था, हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर विशाल फॉर मुंबई, सॉरी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन भूल जाओ, फेयर रेंट भूल जाओ, वी डोंट रिकॉर्ड दैट स्टूडेंट बिकॉज इट इज SOP, सेल्फ ऑक्यूपाइड. ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस अमाउंटेड टू 50,000. स्टूडेंट्स अगर SOP है प्रॉपर्टी आपका और रिपेयर्स, रिकंस्ट्रक्शन, रिन्यूएबल है, तो इंटरेस्ट का लिमिट होता है 30,000 का. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर, सॉरी, रिकंस्ट्रक्शन,
अगर आपने रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल्स के लिए लोन लिया है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कैन बी डिडक्टेड 30,000। परचेज के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए मैक्सिमम इज 2 लाख, बट टोटल कैन नॉट एक्सीड 2 लाख। वो सब हमने पहले प्रोविजन डिस्कस किया है स्टूडेंट्स 2-3 क्वेश्चन में। 30,000 विल बी द नेगेटिव आंसर। तो स्टूडेंट्स 2,79,000 माइनस 30, sorry not 2 lakh, 27 lakh it is, 27,64,020। ये हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई। अब स्टूडेंट्स ये इनकम किसकी है? विशाल एंड हिज सन, बोथ आर इक्वल पार्टनर स्टूडेंट्स। तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ स्टूडेंट्स, वहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ। मैंने अभी सिर्फ इनकम फाइंड किया है, बट वहाँ पे हमको कैसा है स्टूडेंट्स, विशाल और उसके लड़के जो हैं उनके बोथ आर इक्वल पार्टनर्स इन दीज प्रॉपर्टी। तो अभी दोनों का सेपरेट कैलकुलेशन कर लेंगे, बड़ा आसान, हाफ हाफ कर लेंगे उसको। दे आर इक्वल पार्टनर्स, जो भी हमको इनकम आई है उसको हाफ हाफ कर लो। सो पहले कॉलम में मैं विशाल का नाम लिख लूंगा, सो हियर आई विल राइट विशाल एंड हिज सन। उसका नाम तो दिया नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, बट उसको खाली हाफ हाफ कर लो। सो डिवाइड बाई 2, सो इट इज 13,82,010, 13,82,010, 13,82,010। और कोई इनकम नहीं है स्टूडेंट्स का, ना अदर सोर्सेज, ना कैपिटल गेन्स, कुछ नहीं। तो यही आपका ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। लेस अगर कोई डिडक्शन है सेक्शन 80 में तो वो क्लेम कर लो, है डिडक्शन, बट सिर्फ विशाल का दिया है उन्होंने डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। देखो यहाँ पे दिया था, फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशंस वर मेड बाय हिम, मेड बाय देम नहीं लिखा। मेड बाय देम लिखा होता तो मतलब फादर सन दोनों ने किया। मेड बाय हिम मतलब विशाल, बिकॉज क्वेश्चन स्टार्ट ही विशाल के नाम से होता है ना, तो विशाल ने किया ये। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स 50,000 किया, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में 10,000 किया, एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में 45 किया। तो स्टूडेंट्स वो तीनों आएगा, बट विशाल के कॉलम में, ओनली अंडर विशाल कॉलम, बिकॉज उसने कंट्रीब्यूट किया है, उनके लड़के ने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। तो 80C कंट्रीब्यूशन टू ELSS इज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, कंट्रीब्यूशन टू यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। सिर्फ विशाल ने किया है स्टूडेंट, ध्यान रखना। हाउ मच पहला उसने किया 50,000 इसको, देन 10,000 सेकेंड केस में, एंड 45,000 फॉर द थर्ड वन। स्टूडेंट्स ये तीनों का टोटल कितना होता है? 50 + 10 60, 60 + 45, 60 + 45 इज 1,05,000। 80C की हम लोग बात कर रहे हैं, और 1,50,000, विच एवर इज लेस। सो स्टूडेंट्स 1,05,000 और 150 विच इज लेस 15। सो आउटर कॉलम में 15 लिखेंगे। विशाल की कॉलम में, बिकॉज विशाल कॉन्ट्रीब्यूटेड, उनके लड़के ने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया। 138,2010 माइनस 105,000, तो इनकी इनकम हो जाएगी 12,77,010, एंड इनकी तो सेम रहेगी 13,82,010। सो इफ दे गिव अस ऐसा को पार्टनर्स देगा ना स्टूडेंट्स, तो इनकम कैलकुलेट करो, बाद में जो उनका रेशियो होगा वैसे डिवाइड कर लेना। दे साइड इक्वल पार्टनर, तो मैंने इक्वल कर दिया। वट एवर रेशियो दे गिव, 50-50, 40-60, 60-40, ओके, बड़ा आसान है। सो नथिंग न्यू फॉर अस। एक हाउस लेट आउट था, वैसा कैलकुलेशन किया, दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड था, बट उसका इंटरेस्ट दिया 50 है। वी कैन रेस्ट्रिक्ट इट ओनली टू 30 बिकॉज इट वॉज फॉर रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन, रिन्यूएबल्स के लिए अगर आप लोन लेते हो SOP के लिए, तो 30,000 इज द लिमिट। और ये 30 नेगेटिव है, इसके लिए हमने माइनस किया। ओके, सो दिस वॉज द एंटायर सोल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स।